हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचित हियर एंड आई एम वेलकम यू टू द स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसटी क्लास 7th के हिस्ट्री पोर्शन के चैप्टर 3 के बारे में, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चैप्टर का नेम है दिल्ली सल्तनत। जैसा कि हमने इससे पहले चैप्टर में समझा था कि आखिर किस तरीके से मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, कैसे स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई, कैसे और आगे की डायनेस्टीज़ ने वर्क किया। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो मूव करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, विच रूलर डाइड प्लेइंग पोलो। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा रूलर था जो पोलो खेलते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो पुराने समय में पोलो को पोलो के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उसको कहा जाता था चौगान। ठीक है, नेम क्या था? चौगान। इसको खेला जाता था घोड़े पे होके, और लगभग ये पोलो जैसा ही गेम था जिसको खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की इसको खेलते वक्त डेथ हो गई थी। नेक्स्ट था, व्हाट लीड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द रजिया सुल्तान। किस चीज़ की वजह से रजिया सुल्तान के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। रिवॉल्ट का मतलब है सिंपल सा कि किसकी वजह से उनके जो दरबारी थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो कई रीज़न थे। पहला रीज़न तो सबसे बड़ा ये था कि वो फीमेल थी, और इससे पहले कोई भी मुस्लिम या इसके बाद कोई भी मुस्लिम रूलर फीमेल नहीं थी। तो जो बड़े मोनार्स थे, फैमिलीज मतलब जो रॉयल थे, नोबल्स थे, वो किसी भी लेडी के अंडर में वर्क करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो रूल ऑफ अ फीमेल मोनार्स दे डिडंट लाइक, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हम किसी फीमेल के अंडर में रूल करें। सेकेंडली, उन्होंने अपने एक स्लेव यूकुट को एक हाई पोजीशन, अपने वोट होता था उसमें एक हाई पोजीशन वहाँ पर उसे दी थी, जिसकी वजह से ये जो नोबल्स थे, बाकी नोबल्स थे, वो रजिया सुल्तान के अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट, हु वॉज द मलिक कुफुर। मलिक कुफुर कौन था? तो मलिक कुफुर वॉज द मिलिट्री कमांडर हु वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द अलाउद्दीन डेक्कन कैंपेन। ठीक है, जो मलिक कुफुर था वो क्या था? मिलिट्री कमांडर था, जो कि अलाउद्दीन के डेक्कन कैंपेन में इंचार्ज था। ठीक है, वहाँ पर उसको इंचार्ज बनाया गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम वर इक्तादार्स। जो इक्तादार्स होते हैं वो क्या करते हैं? फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे और उसके बाद उस इनकम का यूज़ करते थे आर्मी को मेंटेन करने में। नेक्स्ट आता है, आउटलाइन द अचीवमेंट ऑफ बलबन। बलबन की हमें एक अचीवमेंट बतानी है जो उन्होंने हासिल की हो। तो बलबन, इसके पहले हमने पढ़ा था कि चहलगानी जो 40 नोबल्स हैं उन एक ग्रुप बनाया था जिनको क्या कहा गया था? चहलगानी। तो जो बलबन था उसने इस चहलगानी को क्या किया था? ब्रेक किया था। मतलब उनके जो रूल्स चल रहे थे, एक कह सकते हो टीम वर्क चल रहा था, उस टीम वर्क को ब्रेक किया था बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। हमारे पास व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ द आर्मी इन द दिल्ली सल्तनत। हमें बताना है दिल्ली सल्तनत में आर्मी का क्या कंपोजिशन था, मतलब आर्मी में कौन कौन होता था। तो हम जानते हैं फुट सोल्जर्स चलते थे, कैवलरीज चलते थे। अब कैवलरीज का मतलब होता है घुड़सवार। ठीक है, ये कैवलरी वर्ड जो है मतलब घुड़सवार चलते थे। कुछ माउंटेड सोल्जर्स होते थे। माउंटेड सोल्जर मतलब होता है अलग अलग एनिमल्स के ऊपर जो सोल्जर रहते थे वो माउंटेड सोल्जर्स कहलाते थे। और साथ में कुछ आर्चर्स होते थे, मीन्स हमारे धनुष बाण वाले जो सिपाही थे वो हुआ करते थे। नेक्स्ट, द फाइनेस्ट अरेबियन हॉर्सेज वर यूज्ड बाय द कैवलरी। कैवलरी के द्वारा इस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है? तो अरेबियन हॉर्सेज फेमस थे क्योंकि वो अपनी हेल्थ के हिसाब से बहुत मजबूत होते थे और ज़्यादा अच्छे से युद्ध में काम कर पाते थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर दैट वाज नोन एज चेहरा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने जो सोल्जर्स हैं उनका बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने पास रखा हुआ था, कह सकते हो मेंटेन किया होता है कि किस सोल्जर की क्या स्पेशलिटी है, जिसको चेहरा कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने इसका नेम क्या दिया? चेहरा नाम दिया था। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, व्हाट वर द इकोनॉमिक मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। मेजर से मतलब है, सिंपल से बात है, मनी रिलेटेड कौन कौन से उसने रूल्स या रेगुलेशंस बनाए थे, कैसे वो इसको मेंटेन कर रहा था, हमें उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो बात करें अगर, तो पहली बात जो उसने अपना कलेक्शन रखा था वो फिक्स रखा था कि कितना हमें लोगों से टैक्स लेना है। इसके अलावा फूड ग्रेन का जो स्टोरेज था उसको भी क्या कर रहा था? उसने मेंटेन करके रखा था, वेयर हाउसेज बनवा के रखे थे जिससे कभी खाने की वहाँ पर कमी ना हो। कई बार बारिश ना होने की वजह से और भी कई रीजन्स की वजह से फसल ख़राब हो जाती थी। तो उस ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए सर्वाइव के लिए, तो उसने कई सारे वेयर हाउसेज वगैरह प्रिपेयर करा के रखे हुए थे। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की करेंसी के बारे में आप क्या जानते हो? ये बगल में जो डायग्राम बना हुआ है इन्हें सिर्फ ऐसे ही नहीं बना हुआ है,
ये रियल करेंसी है मोहम्मद बिन तुगलक के गोल्ड कॉइन्स है जो उन्होंने अपने राज्य में चलवाए थे। उन्होंने कई सारी स्कीम्स चलाई थी, ठीक है, ये कह सकते हो एक क्रिएटिव माइंड वाले व्यक्ति थे, तो इन्होंने कई सारी स्कीम चलाई थी जिनमें से कई स्कीम्स फेलियर भी हुई। उन्हीं में से एक स्कीम ये थी, इन्होंने क्या किया, जब अपने राज्य में पैसों की कमी पड़ी थी बिकॉज ऑफ सुल्तान ओवर यूज द रॉयल ट्रेजरी, जो सुल्तान थे उन्होंने रॉयल ट्रेजरी जो खजाना होता है उसका बहुत सारा यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से इनके राज्य में पैसों की कमी आ गई थी। अब गोल्ड एंड सिल्वर तो ऐसे आसानी से मिलता नहीं, तो इन्होंने क्या किया था, कॉपर के कॉइन चलाना स्टार्ट किए विद द सेम वैल्यू ऑफ गोल्ड। मतलब जितने रुपए का गोल्ड कॉइन होता है ना, उतने ही रुपए का को क्या कर दिया, कॉपर कॉइन को भी उतनी ही अमाउंट का बता दिया या उतनी ही अमाउंट के हिसाब से स्टार्ट किया, जिसे टोकन करेंसी कहा गया। बट आप खुद ही समझ सकते हो, अगर आपसे कहा जाए कि लोहे की कीमत सोने की जितनी हो गई है या लोहे के सिक्के की कीमत सोने के सिक्के की जितनी है, तो क्या करोगे आप? घर में जितनी भी गाड़ी घोड़े जो भी हैं अपने पास, गाड़ी वगैरह खिलौने हैं, उन सबको जाओगे पिघलाओगे, सिक्के बनाओगे और बाजार में चलाओगे, क्योंकि गोल्ड की कीमत है, मतलब बहुत महंगा है। सेम इनके राज्य में भी हुआ, इनकी जो पब्लिक थी उन्होंने कॉपर के बर्तन वगैरह पिघला के बहुत सारी करेंसी बना दी और मार्केट में बहुत सारी करेंसी आ गई, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ये स्कीम को वापस लेना पड़ा और वापस से जो टोकन करेंसी थी उसको ऑफ कर दिया गया। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द दाग एंड चेरा। दाग एंड चेरा का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अभी मैंने बताया कि चेरा क्या था, अपने सोल्जर्स का एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख के रखना, उसकी स्पेशलिटी का डिस्क्रिप्शन लेके रखना, वो क्या कहलाता था? चेहरा। तो ये किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द सिस्टम दाग एंड चेरा फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज आर्मी। चेरा वॉज द मेंटेनेंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर सोल्जर एंड अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो ब्रांडेड द हॉर्स ऑफ हिज आर्मी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइट अबाउट द नोट ऑन द रजिया सुल्तान। अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो आंसर थोड़े से बड़े होंगे, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज बेसिकली मैंने बहुत इजी यूज़ की है, फिर भी आपसे नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इस लैंग्वेज को अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हो। फेयर कॉपी ऐसे ही प्रिपेयर करो, बट जब लिखने की बारी आए तो आप कुछ अपने मन से भी लिख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन है, राइट अबाउट द शॉर्ट नोट ऑन रजिया सुल्तान। हमें रजिया सुल्तान के बारे में बताना है। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, रजियाज ग्रेव एट द कैथहाल हरियाणा। ये रजिया सुल्तान की ग्रेव है, कहाँ पर? हरियाणा में। साथ में ये कॉइन्स हैं जो रजिया सुल्तान ने चलवाए थे, या कह सकते हैं उनके टाइम पीरियड में जो कॉइन चलते थे वो ये रहे। नाउ शॉर्ट नोट लिखना है तो सबसे पहले कब हुई थी, थ्रोन पे कब आई? तो इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने क्या किया, अपना थ्रोन जो है वो लिया था। अब थ्रोन लेते वक्त कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम चहलगानी नोबल्टी जो ग्रुप बना था 14 पीपल नोबल्स का, वो इनके खिलाफ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी वुमन एम्परर इनके ऊपर रूल करे, तो पहले वो अगेंस्ट थे। बट रजिया वेंट अगेंस्ट द जनरल ब्यास एंड ऑर्थोडॉक्स। ब्यास एंड ऑर्थोडॉक्स मतलब जो भी कुरीतियाँ, जो भी मेंटेलिटी चल रही थी, उसके खिलाफ रजिया सुल्तान गई और उन्होंने क्या, थ्रोन को हासिल किया। अब उन्होंने क्या किया, मेल अटायर, मतलब जैसे मेल कपड़े पहनते हैं, उन्होंने वो कपड़े पहने और पब्लिक के सामने आई। आप ठीक है, मीन्स ये दिखाया कि हम रूल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सी इंश्योर्ड स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट थ्रू आउट हर एम्पायर। सी बात है, नोबल्स को शुरुआत से ही रजिया सुल्तान का किंग बनना पसंद नहीं था, ठीक है, उनका सुल्तान बनना पसंद नहीं था। तो पहले तो उनका पोजीशन, साथ में कुछ डिसीजंस भी ऐसे रहे जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया, जिनको नोबल्स ने पसंद नहीं किया। लोगों का तो ठीक है, बट नोबल्स ने पसंद नहीं किया और लास्ट में उस रजिया सुल्तान को का मर्डर कर दिया गया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why is the Iltutmish regarded as the real consolidator of Turkish conquest in North India? हमें बताना है कि इल्तुतमिश को कंसोलिडेटर क्यों कहा जाता है तुर्किश कंक्वेस्ट का। तो देखते हैं, कुछ रीजंस नीचे दिए हैं। पहला, ही वन द डिफेंड तुर्किश नोबिलिटी बाय गिविंग देम लैंड एंड ग्रांट्स। सबसे पहले उसने क्या किया, जो भी नोबेलिटी थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी नोबेलिटी के साथ काम करने में, तो सिंपल सी बात है इन्हें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, जितनी भी नोबेलिटी थी उनको लैंड देकर, थोड़ी सी ज़मीन दे उन्होंने क्या किया, उनको अपने फेवर में ले लिया, अंडर में आ गए। फिर जो उनकी टेरिटरी लॉस हुई थी इससे पहले युद्धों में या कहीं पर भी, उनकी जो टेरिटरी लॉस हुआ, जो उन्हें नुकसान हुआ था, उसको रिकवर करने में अपना अटेंशन लगा दिया।
ही इंश्योर्ड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मुगल अटैक। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मुगल्स के अटैक से बचाने के लिए अपने नॉर्थ वेस्ट पार्ट एम्पायर को प्रोटेक्ट किया, वहाँ पर कह सकते हो सोल्जर्स बढ़ाए, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई। नेक्स्ट ही ऑर्गेनाइज द नोबेलिटी इनटू की ग्रुप ऑफ कॉल्ड द चहलगानी। ठीक है, सॉरी मैंने 40 बोला था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी नोबेलिटी को एक की ग्रुप बनाया जिसको क्या कहा गया, चहलगानी ऑफ द नोबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर, जिससे उनका जो एम्पायर था वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बलबन ने क्या किया था, इसी चहलगानी को ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, जब बलबन रूल में आए तो उन्होंने इस चहलगानी का जो नोबल्स का ग्रुप था इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सुल्तान एंड हिज नोबल। हमें सुल्तान और उसकी नोबल्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करें सुल्तान की, तो आप सभी समझ सकते हैं वर्ड से। सुल्तान क्या होता था, अपने राज्य का चीफ जस्टिस और चीफ कमांडर होता था। ठीक है, मीन्स इनके ही अंडर में सेना का सारा कार्यभार, मतलब सेना को संभालना, सेना को ऑर्डर देना इनके अंडर में होता था। साथ में जो भी जस्टिस देना है, न्याय देना है, वो भी इनके अंडर में होता था। इस तरीके से कह सकते हो कि आर्मी से, दुश्मन से बचाना प्लस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये काम होते थे सुल्तान के। नेक्स्ट आता है नोबेलिटी। तो नोबेलिटी अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, अलग अलग रैंक के लोग थे जो कोर्ट में वर्क करते थे। जैसे हम बात की जाए खान, मलिक एंड आमिर, ठीक है, जो कि कई सारे अलग अलग वर्क में हेल्प करते थे। फॉर एग्जांपल कुछ मिलिट्री पोजीशंस पे वर्क करते थे, सुल्तान की मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। बात की जाए अगर मलिक की, तो वो क्या करते थे, जो भी रॉयल पैलेस की नीड्स हैं, क्या क्या रॉयल पैलेस में ज़रूरी है वर्क प्लेस के लिए, उसमें हेल्प करते थे मलिक्स। ठीक है, अब मलिक किसी का नेम नहीं है बल्कि ये पोजीशन है। ठीक है, उनके जो नोबल थे या उनकी नोबेलिटी थी उसकी पोजीशन है। इसके अलावा जो नोबल्स हैं उन्हें सैलरी के तौर पे लैंड दिया जाता था, जिससे वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसी से उन्हें सैलरी मिलती थी। साथ में आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो इनकम है वो भी वहीं से मिलती थी। ठीक है, सैलरी दो तरीके से, पहले तो सैलरी भी मिलनी उसी से कलेक्ट करनी होती थी, साथ में आर्मी को मेंटेन भी करना होता था। अब बात करें अगर ऑफिशियल्स की, तो ऑफिशियल्स जो होते थे कई सारे स्लेव्स या कह सकते हो कई सारे वर्कर उनके रॉयल कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे वर्क करते थे, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे बात की जाए सबसे पहले अगर हम बात करें आरिज ए मुमलिक। आरिज ए मुमलिक किसको कहा जाता था, हु लुक आफ्टर आर्मी इक्विपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। जो आरिज ए मुमलिक होता था वो क्या करता था, ये पोजीशन है, तो इसका काम होता था कि आर्मी इक्विपमेंट जैसे हथियार वगैरह को मेंटेन करना, उनकी देखना कि हैं या नहीं है, कमी है या कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये चीज़ें देखना। साथ में रिक्रूटमेंट, नए सैनिकों को रिक्रूट करना और उन्हें ट्रेंड करना। इसके अलावा बात करें वकील दर, तो वकील दर का क्या काम होता था, तो हु लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड सुल्तान हाउस होल्ड अफेयर। इनका काम क्या होता था कि जो घर सुल्तान की सिक्योरिटी प्लस उनके किंगडम में जो भी काम होने, उनके रॉयल पैलेस में जो भी काम होने हैं उन सबको देखता था कौन, वकील दर। इसके अलावा जो आमिर हाजिब था, तो आमिर हाजिब का काम होता था रॉयल सेरेमनीज़ वगैरह को मेंटेन करना। ठीक है, और लास्ट हम बात करें चीफ कॉजी, तो चीफ कॉजी द हेड ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, साथ में ये जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड भी होते थे। ठीक है, तो इतने काम आप कह सकते हो उस टाइम पे सल्तनत में चलते थे। जैसे इससे पहले अगर हिंदू दरबार की बात की जाए तो उसमें मंत्री, महामंत्री, महामात्य ऐसे लोग होते थे, सेनापति। सो उसी की तरह पर यहाँ होते थे, जस्ट इनके नेम उर्दू में है। ठीक है, इनके नेम जो है वो इस लैंग्वेज में है, बाकी पोजीशंस वही हैं अप्रॉक्स। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक undertook the several experiment during his reign. What was the motivation behind this? What were their result? हमें बताने हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे और उनका रिजल्ट क्या रहा। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे बहुत ही क्रिएटिव माइंड के थे, वो कई सारी स्कीम्स अपने राज्य में चलाते रहते थे, जो कुछ अच्छी भी थी, मतलब काम करती थी, बट कुछ इनोवेटिव तो थी, बट थोड़ा सा तैयारी नहीं कर पाने की वजह से वो फेल हो गई। जैसे पहले बात की जाए, ही रेज्ड द टैक्सेस ऑन द पीजेंट टू द फंड हिज आर्मी ड्यूरिंग द फैमिन। मीन्स फैमिन का मतलब हम सभी जानते हैं भुखमरी। भुखमरी में उन्होंने क्या किया, किसानों का टैक्स बढ़ा दिया जिससे वो आर्मी को फुलफिल कर सके।
अब आप खुद सोचो, किसानों के पास खुद के खाने के लिए चीज़ नहीं है और वो टैक्स के तौर पे अगर ज़्यादा पैसा उन्हें देना पड़े या ज़्यादा चीज़ें उन्हें देनी पड़े तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हो। सिंपल सी बात है, रिवॉल्ट होगा और वही हुआ। जितने भी पीजेंट थे वो प्रोटेस्ट पर आ गए थे। इसके बाद उन्हें ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, टोकन कॉइन्स चलाए थे, टोकन करेंसी चलाई थी। मैंने अभी समझाया था कि कॉपर के कॉइन्स चलाए थे, जो भी एक फेल्यूर हुआ था बिकॉज बहुत सारी करेंसी मार्केट में आ गई थी। इसके बाद बात करें लास्ट जो उन्होंने और एक काम किया था, उन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी वो दौलताबाद शिफ्ट कर दी। जहाँ पर अभी उनकी मेन कैपिटल थी उसको चेंज करके कहाँ पर भेज दिया, दौलताबाद, और उसको रिनेम करा देवगिरी। अब कैपिटल के साथ इन्होंने क्या किया, जब ये कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे तो जितने भी पब्लिक थी, पीपल्स थे, उन्हें भी अपने साथ वहाँ से शिफ्ट करके दौलताबाद ले गए। प्रॉब्लम, इतने बड़े जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ लेकर चलना कोई आसान काम तो नहीं है, और हुआ भी वही। जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था, जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ थी, कई सारे लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर सके। इसकी वजह से ये ऑपरेशन भी टोटल फेलियर रहा। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे ये इमेज दिख रही है ना, ये गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, उन्होंने बनवाया था जो फेमस तुगलकाबाद फोर्ट है, दिल्ली में जो फोर्ट है नाम है तुगलकाबाद, उसको बनवाया था, ये उसकी इमेज है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाउ कैन वी से दैट द अलाउद्दीन खिलजी was an ambitious ruler, justify his statement with the reference of his reason। हमें बताना है अलाउद्दीन खिलजी एक एम्बिटियस रूलर कैसे था और किन चीज़ों की वजह से हम ये बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेजेस के बारे में। तो ये इमेज जो है वो कॉइन्स हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चलाए गए थे वो कॉइन्स की इमेज है। नेक्स्ट ये अलाउद्दीन खिलजी की पोर्ट्रेट है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो अलाउद्दीन खिलजीज एम्बिशियस नेचर लेड हिम टू किल हिज ओन अंकल बिकम द सुल्तान इन 1296। इसके इस एम्बिटियस नेचर की वजह से इन्होंने क्या किया था, अपने अंकल को किल कर दिया था, मार दिया था, बिकॉज सुल्तान बनने के लिए। हिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत हुई हैं कि अपने जो पहले सल्तनत में सुल्तान बैठे उनका मर्डर करो और अपनी गद्दी हासिल कर लो। इस कुर्सी के पीछे बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं और कह सकते हो ब्लड शेड बहुत है हिस्ट्री में। तो उसी का एक एग्जाम्पल ये भी था। इसके अलावा ही वेंट द एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर टू कवर द गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालौर। इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो बहुत दूर तक फैला लिया था, जैसे कवर्ड कर लिया था गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालौर वगैरह पे इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद ये ऐसे केवल ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने विंध्या रीजन तक अपने एम्पायर को फैलाया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कई सारे डिफरेंट पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट थे, सब कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट का छोटा सा ऐसा एक बड़ा राज्य जो था, कई राज्यों को कंक्योर किया था, उन्हें दबा के रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल देवगिरी राज्य हो गया, इसके अलावा वृंगल का राज हो गया, ठीक है, द्वारसमुद्रा, पांड्यास, मालाबार, इन सभी को अपने अंडर में कंट्रोल करके रखे हुए थे। नेक्स्ट ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी टुवर्ड ऑफ मंगोल अटैक। जब मंगोल ने इन पर अटैक किया तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी तैयार की थी उनको दबाने के लिए, उस अटैक को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद ही इम्प्लीमेंटेड अ स्ट्रिक्ट मार्केट पॉलिसी दैट एम एट द बेनिफिटिंग द पब्लिक एंड रिस्टेरिंग द इकोनॉमी। इसके तो इस तरीके से हमने देखा इस चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर दिल्ली सल्तनत है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हो कि आखिर मैंने कैसे समझाया है। वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर थी, इसलिए मैंने जल्दी में आपको इन्हें एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।